दे शुड नो कि आइडियल टाइम क्या है उनके लिए प्रेगनेंसी होने का। बट कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम पेशेंट को समझा देते हैं कि आपको ये खाना है, ऐसे बैठ। तो पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो घर वाले कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप अगर थोड़े टेंट्रम है भी सही तो टॉलरेट करो, बिकॉज उसके रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, तो गैस्ट्राइटिस होना, भरा भरा रहना वो ज़्यादा होता है। दैट इज़ नहीं कि वो पहले 2 रोटी खाती है तो उसको बोलो 4 खाओ जी तुम्हारा बेबी है। दिस इज हमारी जैसी डाइट है, द वे द विमेन आर, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सप्लीमेंट्स लेने नहीं है, डाइट अच्छी खानी नहीं है, सो दे आर, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि बेबी सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना। Namaskar, welcome to a brand new episode of She Deserves to Know by Dr. Indu Taneja. Welcome, ma'am. हेलो Ma'am, it's a very nice initiative of She Deserves to Know. जैसा कि आपने बोला था, we'll be coming up with this episode जहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब हम बात करते हैं somebody who has got the knowledge, a woman, now she's pregnant, और what is the right time after knowing कि प्रेगनेंसी आ गई है, अब डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए? सी अपर्णा, आइडियली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही डॉक्टर के पास विजिट। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले? यस, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक कपल को डॉक्टर से मिलना चाहिए। उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछनी चाहिए। दे शुड नो कि आइडियल टाइम क्या है उनके लिए प्रेगनेंसी होने का, कि उनको कोई डिजीज़, कोई इलनेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्टेन टेस्ट कराए जाते हैं जिससे हमें ये पता लग सकता है कि ये एक हेल्दी कपल है एंड दे शुड प्लान प्रेगनेंसी। So ideal situation is that. Second thing is कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कब आना चाहिए डॉक्टर के पास? जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है आपको डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही अगर आपने पहले से डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं किया है तो हमें कुछ एक मल्टीविटामिन्स लाइक फॉलिक एसिड स्टार्ट करना होता है। तो हम उसको इमीडिएटली द मोमेंट शी कंसीव्स फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। और हालांकि हमें अभी ये कंफर्म नहीं होता है कि प्रेगनेंसी ठीक है, यूट्रस में है या कहीं और है, वो अल्ट्रासाउंड से ही कंफर्म होता है, जो हमें इतनी जल्दी नहीं कराना है। बट कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम पेशेंट को समझा देते हैं कि आपको ये खाना है, ऐसे बैठना है, ये काम नहीं करना है और फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। तो आइडियली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही फर्स्ट विजिट हो जानी चाहिए। मैम, बीइंग वुमन बहुत सारे लोगों को होता है कि लाइक प्रेगनेंसी आ गई, अब वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं कि मेरी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। लॉट ऑफ वुमेन आर इनटू एक्सरसाइजिंग, वो उनके डेली रूटीन में होता है। अब उनको लगता है ये सब चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। सो वो प्रेशर जो होती है, एंग्जाइटी जो होती है, उसको कैसे डील करना चाहिए और क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले हमें कपल को ये बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। कि आप प्रेग्नेंट हुए हो, ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी आ गई है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड हो गया है, मींस आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है, हार्ट बीट आ गई है और अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये गाइड करते हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ जो आप करते हो, जैसे आप अगर जॉब करते हो आप जॉब पे जाते रहो, आप कोई रेगुलर लाइट एक्सरसाइज लाइक वॉक करते हो आप कर सकते हो। हाँ, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज एंड आई वुड से कि हैवी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months शुड नॉट बी डन। बट अगर वो रेगुलर थोड़ी वॉक करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो सब कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बहुत बार हम मैम, बिकॉज डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऑफिस होते हैं, दे से कि डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं हाई हील्स पहनना। सी, हाई हील्स हम अवॉइड नहीं करते। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हाई हील्स पहन लेते हो, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, आप ट्विस्ट कर जाते हो, आप गिर जाते हो, तो इसीलिए मना किए जाते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप आराम से पहनो, बट येस डेफिनेटली पेंसिल हील अगर आप पहनते हो तो आपका बैलेंस तो बिगड़ सकता ही है। सो वन शुड अवॉइड। सो इसीलिए बोला जाता है कि कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड कंफर्टेबल फुटवेयर्स, ताकि आप आराम से अपनी एक्टिविटी करते रहो जो आपकी नॉर्मल चलने फिरने में आपको डिस्टर्ब नहीं करे। Ma'am, during the pregnancy time, how much doctor counseling is required? I'm not saying about other counselors or something, because doctor की counseling patient के साथ एकदम different होती है। Doctor का relationship with the patient is entirely different. सी, काउंसलिंग हर एक स्टेप पे चाहिए होती है पेशेंट को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आता है, उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं,
भूख नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लेथार्जी होती है। सो पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। आई डोंट नो घर वाले कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हस्बैंड कितना अंडरस्टैंड करता है, फैमिली कितना अंडरस्टैंड करती है। तो जैसे ओल्ड मदर इन लॉज हैं, वो कहेंगे अरे ये तो सब नॉर्मल है, चलो तुम सब करो, सब खाओ, बट पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल। उसको लगता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आई कांट ईट दिस, आई कांट डू दिस, मेरा आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन। सो ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल होते हैं। तो इसके लिए काउंसलिंग नॉट ओनली टू द पेशेंट, आई थिंक द फैमिली शुड ऑल्सो बी काउंसल्ड कि ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं। सबको पेशेंस से काम लेना है, स्पेशली हस्बैंड को, कि आप अगर थोड़े टेंट्रम हैं भी सही तो टॉलरेट करो, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, दिस इज़ नॉट ओनली हर ड्यूटी टू हैव अ चाइल्ड, यू शुड ऑल्सो बेयर सम ब्रांड। अगर उसके मूड स्विंग्स हैं तो उसको झेलना चाहिए। सो काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, एवरी ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर वैसे बेटर होता है, बट फिर भी पेशेंट्स को कई बार क्रेविंग होने लग जाती है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है। सो देन काउंसलिंग इज़ अगेन रिक्वायर्ड कि व्हाट इज़ गुड फॉर हर, कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये हर स्टेज पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो काउंसलिंग ये चाहिए होती है। पेशेंट जब बेबी आ जाता है तो उसको लगता है ओफ माई लाइफ इज़ ओनली अराउंड द बेबी। वो बेचारी रात रात जाग के शी इज़ फीडिंग द बेबी, शी इज़ मैनेजिंग द बेबी, एंड rest of the family is sleeping, even the husband is also sleeping. So she feels bad with what has gone to my life. So we have seen patients are going into depression. वो हमारे पास बेचारे आते हैं just keep on crying. तो ये सारे stages पे you really have to counsel कि this is not end of the world. आपको बहुत पेशेंस से काम करना है, बेबी को भी देखना है, बट दिन में अगर आपको टाइम मिलता है आप रेस्ट करो। फैमिली को भी बोलना पड़ता है कि you have to support. So हर लेवल पे डॉक्टर की काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना मैम, इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिसिन, बहुत सारा लगता है लोगों को कि लाइक प्रेगनेंसी में मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता है, हमेशा आपको पेट भरा लगता है। तो उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक अनलाइक फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स लोग अवॉइड करते हैं, तो बेस्ट क्या होता है, किस पोर्शन में इंसान को लेना चाहिए खाना? बहुत ज़्यादा मेडिसिन एज सच नहीं होती हैं। नॉर्मली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फॉलिक एसिड देते हैं या थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं। अगर सब प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो और मेडिसिन नहीं होती। पेशेंट को हाँ नोज़िया है, गेस्ट्राइटिस है, तो हम नोज़िया की मेडिसिन दे देते हैं। ये गेस्ट्राइटिस अगर गैस बन रही है तो उसको ये मेडिसिन हम फिक्स नहीं देते कि लो, वी जस्ट टेल देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। So basic only one folic acid which is required in the first trimester if everything is normal. Then second trimester जब आता है 3 months के बाद, तो normal जो medicine patient को required होती है that is the iron, calcium, DHA दे सकते हैं हम, vitamin D देते हैं, protein powder. So these are all supplements. उसमें एक आयरन की टेबलेट खाए, एक कैल्शियम, विटामिन डी वीकली हो जाता है, एक प्रोटीन पाउडर है। इफ़ शी इज़ टेकिंग गुड प्रोटीन डाइट तो वो अवॉइड भी कर सकती है। बाकी फुलनेस रहना दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज व्हेन योर टमी इज़ एक्सपेंडिंग तो वो इंटेस्टाइन पे भी प्रेशर डालता है, प्लस हमारे स्टमक का एम्प्टिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो उस पर क्या है कि फूड जो नॉर्मली किसी नॉर्मल पेशेंट को अगर हम खाना देते हैं तो 2 आवर्स में उसका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, बट प्रेगनेंसी में एम्प्टिंग डिले हो जाती है, उसके रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, तो गेस्ट्राइटिस होना, भरा भरा रहना वो ज़्यादा होता है। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो दैट इज़ द रीज़न वो पूरे टाइम स्टमक फुल लगता है। तो उसको हम फिर बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, बहुत ज़्यादा गैस वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, फ्राइड, जिससे फुलनेस ज़्यादा होती है वो अवॉइड करें। क्योंकि मैम कई बार घर पे लोग बोलते हैं ना यू हैव टू फीड 1 more person नाउ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वो पहले 2 रोटी खाते हैं तो उसको बोलो 4 खाओ जी तुम्हारा बेबी है। दिस इज़ नॉट द न्यू कॉन्सेप्ट। डाइट हैज़ टू बी मॉड्यूलेटेड। कार्ब्स इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन रिच न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। डाइट शुड बी कंप्लीट मील्स, लाइक शी शुड हैव प्रोटीन्स, कार्ब्स, देन थोड़े फैट्स भी होने चाहिए, एंड उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारा कुछ आना चाहिए। तो एक कंप्लीट मील पेशेंट को खाना है। उसमें वो चपाती एक भी खा लेगी, राइस थोड़े भी खा लेगी, दैट्स फाइन। व्हाट आई टेल द पेशेंट इज़ कि फर्स्ट इज़ एवरी मील शुड हैव सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और थोड़ा कार्ब्स। तो फिर आपको बेसिकली अगर वेजिटेरियन है तो उसके पास दाल, सब्जी, पनीर वगैरह रह जाता है। नॉन वेज है तो शी कैन हैव एग्स एंड चिकन्स। सो पूरा एक कंप्लीट मील उसको खाना है।
चपातीस जो घर वाले बोलते हैं ना, 2 खाओ, नहीं 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 आपका एक और बच्चा है तो यू हैव टू ईट डबल, वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैम कई बार बोलते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स मिथ और नॉट बिकॉज यू आर द राइट जज फॉर दिस, कि कैल्शियम जो होता है मदर की बॉडी से बेबी लेता है, इफ़ यू नॉट टेकिंग कैल्शियम मेडिसिन तो उस लेटर ऑन स्टेज में आपको प्रॉब्लम होती है। हमारी बॉडी में स्टोर्स होते हैं, आयरन के स्टोर्स हैं, कैल्शियम के स्टोर्स हैं, सारे स्टोर्स होते हैं। Right. सो बेबी तो लेगा ही लेगा। सो जो रिक्वायरमेंट है हमारी डाइट में भी इतनी नहीं है कि हम उसको रिप्लेनिश कर पाएँ। सो दैट्स हाउ वी गिव सप्लीमेंट्स। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लोगे आपके स्टोर्स तो डिप्लीट होंगे ही होंगे। हाँ, सो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। दैट इज द रीजन व्हाई अ वुमन फेसेस कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन, अगर नहीं लेते हैं। लेटर ऑन वैसे भी इंडियन वुमेन में क्या होता है कि हमारी जैसी डाइट है, द वे द वुमेन आर, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, सप्लीमेंट्स लेने नहीं है, डाइट अच्छी खानी नहीं है, सो दे आर ऑलवेज डेफिशिएंट विद देयर डाइट्स। उनके विटामिन डी कम होगा, आयरन कम होगा, आपका कम है, ऊपर से यू आर प्रेग्नेंट, सो बेबी इज गोइंग टू टेक ऑल द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द मदर। सो मदर के डिप्लीट होंगे ही होंगे, सो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। अगर आप नहीं लोगे तो वीकनेस आएगी ही आएगी। एंड मोर ओवर आफ्टर डिलीवरी यू हैव टू फीड द बेबी ऑल्सो, राइट। so your stores are going to be depleted, so you have to fulfill that deficiency, so you should take supplements. मैम जी ये 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर कॉन्सिक्यूटिवली, तो इनका क्या, किस स्टेज पे क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी? लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर लोगों को लगता है हार्ट बीट पता चल जाती है बच्चे की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है फर्स्ट वीक्स, मतलब प्रेगनेंसी से 12 वीक्स तक। राइट। उस ट्राइमेस्टर वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि बेबी, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये देखना होता है कि यूट्रस में आया है। द मोस्ट कॉमन जो डर आजकल होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कि प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है। सो एक ये ट्राइमेस्टर की इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है कि कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, कोई अबॉर्शन का रिस्क जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, तो एक ये रिस्क हो जाता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकम्स लिटिल ट्रिकी इस वे में कि अगर आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग है, सो देन द रिस्क ऑफ अबॉर्शन इज़ मोर, वी हैव टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 2 चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो 13 वीक से 26 वीक्स तक होता है, उसमें बेसिकली बेबी की डेवलपमेंट होती है। पहले में फॉर्म हुआ, फिर डेवलप करता है, उसके सारे ऑर्गन्स आते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो इम्पॉर्टेंट हमने देखना होता है कि बेबी के जो ऑर्गन्स बन रहे हैं वो सब ठीक बन रहे हैं, किसी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसका हार्ट, उसके किडनीज, उसका स्टमक, उसके लिम्स, हाथ, पैर, नाक, मुंह, सब ठीक बन रहा है कि नहीं। देन देयर आर सर्टेन टेस्ट जो हम कराते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक इशू तो नहीं होने वाला है, कि आगे चल के ये बच्चा मेंटल रिटार्डेड तो नहीं होगा, उसके कोई स्पाइन में ट्यूमर, कोई ब्रेन में ट्यूमर, ऐसा चीज़ तो नहीं होगी कि जो आगे चल के द थिंग्स विच आर नॉट कंपैटिबल ऑफ लाइफ। आइडली सबको कराना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट ऑल दिस टेस्ट डन। कि पहले एक टेस्टिंग, यस, एक लेवल 1 स्कैन होता है, एंटी स्कैन बोलते हैं उसको, उसके साथ एक ब्लड टेस्ट होता है, डबल मार्कर। ये दोनों टेस्ट हमें ये बताते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। द थिंग्स विच आर सो सिवियर कि बच्चा आगे उसकी लाइफ चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर एक एनॉमली स्कैन होता है जो 20 वीक्स पे होता है, जिसमें हम सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चे के। वो हमें देखने चाहिए कि सारे, किसी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मेजर डिफेक्ट कोई। तो ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक पेशेंट को कराने चाहिए। मैम अगर ADHD की बात करें, दैट इज़ बिकमिंग कॉमन इन चिल्ड्रन नाउ डेज, तो क्या इसको भी पता किया जा सकता है कि लेटेस्ट स्टेजेस में ये प्रॉब्लम बच्चे में आफ्टर डिलीवरी ये अभी तक ऐसे टेस्ट नहीं है जिससे ऑटिज्म पता चल पाए हमें। बट येस, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप सप्लीमेंट्स अच्छे लेते हो, एंड योर डाइट, योर लाइफस्टाइल इज गुड, द चांसेस ऑफ ऑटिज्म डिक्रीजेस। तो एज सच अभी तक टेस्ट नहीं है जिससे हम प्रेगनेंसी से पहले पता लगा पाएँ कि ऑटिज्म होगा या नहीं होगा। बहुत लोग मैम बात करते हैं लोअर प्लेसेंटा के बारे में कि नाउ आई हैव टू बी कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट, तो क्या ये कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट वाला स्टेटमेंट राइट है? दैट डिपेंड्स। प्लेसेंटा लो लाइंग होता है जब प्लेसेंटा यूट्रस के माउथ के पास हो, लोअर उसमें हो। तो क्या होता है कि जब प्लेसेंटा, नॉर्मली प्लेसेंटा इज़ व्हाट, इट इज़ अ बंच ऑफ ब्लड वेसल्स जिससे मदर का ब्लड आता है, फिर वहाँ से कॉर्ड बन के वो बेबी में जाता है।
सो नॉर्मली ये ऊपर होता है, तो ऊपर अगर रहता है तो हमारा पूरे एब्डोमिनल जो मसल्स हैं, फैट है, यूट्रस है, वो उसको सपोर्ट करता है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है किसी भी चीज़ का। जब वो लोअर होता है, लोअर में वो यूट्रस के माउथ के पास है, दैट पोर्शन इज़ नियर टू विजाइना, राइट। तो कोई भी हमारा इम्पैक्ट आता है, अगर ट्रॉमा आता है, कोई जर्क आता है, वो इम्पैक्ट उसको बहुत करता है। तो उसमें क्योंकि इट्स ए बंच ऑफ वेसल्स, तो ब्लीडिंग का डर रहता है जैसे ही कोई इम्पैक्ट आता है। सो अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है और आपको कुछ नहीं कर रहा, देयर इज़ नो ब्लीडिंग, देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट। ओनली वी टेल द पेशेंट्स अवॉइड जर्की मूवमेंट्स, जर्की ट्रैवलिंग्स, एनी काइंड ऑफ हैवी वर्क जिससे नीचे प्रेशर पड़े, एंड इंटरकोर्स इज टू बी अवॉइडेड। बट इन केस इफ़ अ पेशेंट इज़ ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है प्लेसेंटा से और उसको थोड़ा थोड़ा पेन आता है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, सो देन दैट पेशेंट इज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट ओनली टिल द टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड पेन स्टॉप्स। बट जैसे ही धीरे धीरे वो प्लेसेंटा ऊपर आने लग जाता है, देयर इज नो नीड ऑफ बेड रेस्ट। क्योंकि मैम ये जो 3 ट्राइमेस्टर, थर्ड, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर, वन हैज़ टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग कि अब मेरा सी सेक्शन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्या इस स्टेज में हमें पता चल जाता है कि फॉर विच सर्जरी वी हैव टू गो फॉर? देखो ऐसा है, जो भी पेशेंट है जिनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, उसका बेबी सीधा है, उसका पेल्विस ठीक है, उसकी ग्रोथ ठीक है, अभी तक प्रेगनेंसी सब ठीक चल रही है, वी एक्सपेक्ट दैट पेशेंट शुड डिलीवर नॉर्मली। और पेशेंट को भी इस बारे में हम प्रिपेयर करते रहते हैं कि यू शुड हैव ए नॉर्मल डिलीवरी, प्रोवाइडेड द पेशेंट हरसेल्फ इज विलिंग। और अगर उसका सब कुछ ठीक है तो वी टेल द पेशेंट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कि स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज आजकल का जो लाइफस्टाइल है, पेशेंट्स ने सेडेंट्री, दे आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ नहीं है, पूरा किचन का भी दे आर डूइंग सम वर्क, दे आर जस्ट स्टैंडिंग। जो ओल्ड टाइम में जो लोग काम करते थे वो नीचे बैठ के करते थे, कुकिंग नीचे होती थी, वो दिन में 50-100 बार ऊपर नीचे होते थे। द टॉयलेट्स यूज्ड टू बी इंडियन स्टाइल, दे यूज्ड टू स्क्वाट, सो ऑल दीज थिंग्स हैव वैनिश्ड नाउअडेज। सो वी हैव टू टेल द पेशेंट दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस। आप जितना प्रीनेटल योगा और एक्सरसाइज करोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आर बेटर। तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, बेबी का हेड नीचे है, आपका बेबी का पैसेज ठीक है, चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आर देयर। सो एट अराउंड 37 to 38 वीक्स जब होते हैं, सो देन वी असेस एवरीथिंग। हम पैसेज असेस करते हैं और बेबी का वेट वगैरह असेस करके वी टेल द पेशेंट कि येस, नॉर्मल डिलीवरी इज़ पॉसिबल। कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट विद योर एक्सरसाइजेस, एंड वेन एवर दे हैव पेन्स, कम टू हॉस्पिटल। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट कि डिलीवरी बैग के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। सो व्हाट इज़ दैट डिलीवरी बैग जो लोगों को कैरी करना होता है? उनको ये लगता है हम क्या लाएं, बच्चे का क्या लाएं, अपना क्या लाएं। सो डिलीवरी बैग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपने डिलीवरी बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जितना अभी तक आपने डॉक्टर के पास विजिट किया है, जो आपके पेपर्स हैं, यस, ऑल पेपर्स विद ऑल द रिपोर्ट्स, यू शुड कीप देम इन वन बैग, कि ये तो आपने उसी टाइम उठाना है। फिर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके कोई इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, आपके कोई आपने कुछ पहले से एडवांस जमा करा रखा है, जो भी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द डॉक्यूमेंट्स, देन मदर के क्लोथ्स। सो मदर के बेसिकली शी शुड, जो बाद में कपड़े तो घर वाले भी ले आते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू शुड कीप योर अंडरगारमेंट्स एट वन प्लेस, कि आपने अपने अंडरगारमेंट्स इकट्ठे करके रखने हैं, फीडिंग ब्रास रखनी है, एंड देन योर कंफर्टेबल क्लोथ्स, मे बी फ्रंट ओपन गाउन्स और द क्लोथ्स विच आर वेरी कंफर्टेबल टू यू, वो अपने कपड़े रख लेने हैं। आपको अपने सैनिटरी नैपकिन ज़रूर रखने हैं, विच आर बेसिकली द extra large type, because the bleeding is little more immediately after the delivery. ये कपड़े आपने अपने रखने हैं। देन कम्स बेबी के। बेबी के कपड़ों में मोस्ट कॉमन कपड़ा होना चाहिए कि कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए बेबी के। अगर आपने नए खरीदे हैं, दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली एंड देन शुड बी सन ड्राइड। नाइलॉन क्लोथ्स, फ्लैनल क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स बच्चे के नहीं होने चाहिए, ऑल कॉटन क्लोथ्स। एंड बेबी के कपड़ों का ये सीन होता है कि बेबी शुड बी इन वन लेयर मोर देन योर ओन क्लोथ्स।
तो उसके पूरे कवर्ड कपड़े विद मिटन्स एंड योर सॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, एंड वन थिंग मे बी जस्ट ऊपर रैपिंग शीट्स, ये कपड़े बच्चे के. सो दिस इज़ द बेसिकली हॉस्पिटल बैग्स. बाकी कोई मेडिसिन वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू विल गेट ऑल द मेडिसिन. नाउ डेज दे डोंट इवन फीड द बेबी विद द बॉटल्स एंड ऑल, तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, एंड अदरवाइज वो पलड़ी मिलती है तो वो यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑल द हॉस्पिटल. टू रैप अप दिस एपिसोड मैम, क्योंकि आगे हमें बहुत डीप में और भी चीज़ें जाननी है, इतनी चीज़ें एक बार में नहीं हम बात कर सकते हैं. तो क्या प्रॉब्लम्स एक मदर फेस करती है आफ्टर डिलीवरी अगर बात करें तो? I think we'll speak about this topic later. Okay. There'll be again a detailed जी. topic about जी. the उसके postpartum का time and feeding and जी. postpartum blues. So let's So talk what about is the next episode. what is the ma'am takeaway message for all the preparing mothers? So takeaway message is you should visit a doctor as soon as you become pregnant, and then follow the doctor's advice, and don't think that pregnancy is a disease. It's a natural physiological process, so just enjoy it. Thank you. Thank you ma'am.